मैं हूं सौरभ सिंह और मैं आप सभी का स्वागत अपने जियोग्राफ़ी के इस वीडियो में करूंगा। काफ़ी डिमांड हो रही थी जियोग्राफ़ी को कंटिन्यू किया जाए और मैं पिछली तरीके से इसे इतनी अच्छी तरीके से आपको मैपिंग कराऊंगा कि आपको हर चीज़ लगभग याद हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको और आप ज़्यादा डिमांड करेंगे और भी इसी तरीके के आगे आने वाले वीडियो की। तो हम देखते हैं, आज हम जब शुरू करेंगे तो हम देखेंगे हिंद महासागर के बारे में, या जो महासागर है हिंद महासागर, इसकी चर्चा हम करेंगे, इसके बारे में सब देखेंगे और भारत के सारे राज्यों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी पकड़ इस पर काफ़ी मजबूत हो सके। तो यह हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर जब हम देखते हैं तो यह भारत की जो महासागर जो है एक केंद्रीय अवस्थिति रखता है, यानी इसके बारे में जब हम देखेंगे तो यह एक केंद्रीय अवस्थित रखता है। केंद्रीय अवस्थित क्या होता है? जिसकी स्थिति जो है बीचों बीच में हो। जैसे मान लिया यह सर्किल है, वृत्त, उसके बीच में यह पॉइंट, तो केंद्रीय अवस्थित रखता है। और दुनिया का एकमात्र देश या एकमात्र महासागर ऐसा है, या हिंद महासागर, जिसका नाम किसी देश के नाम पे है। यानी हिंद महासागर अर्थात हिंदुस्तान या भारत के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है। हिंद महासागर की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वह भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। चाहे वह राजनीतिक महत्व हो या सामरिक महत्व हो, तो चाहे हम राजनीतिक महत्व देखें, चाहे सामरिक अर्थात युद्ध की दृष्टि से देखें। समर का अर्थ होता है युद्ध, इसलिए सामरिक का अर्थ होता है युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण होना, लड़ाई झगड़े की दृष्टि से देशों में जब लड़ाई झगड़ा होता है। उसके अलावा काफ़ी आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि दुनिया का बहुत सारा व्यापार जो है इसी हिंद महासागर के क्षेत्र से होके जाता है, इसलिए यह आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारिक तो है ही, क्योंकि व्यापार, दुनिया का बहुत सा व्यापार इस वाले हिंद महासागर के रूट से होके जाता है, यही रास्ता लोग अपनाते हैं। तो अगर आगे देखते हैं तो प्रादेशिक समुद्री सीमा पे चर्चा कर लेते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होती है? तो हर देश की एक बाउंड्री होती है। तो जो समुद्र से लगती हुई जो बॉर्डर होती है, जैसे हमारी यहाँ अगर पश्चिम बंगाल से हम शुरू करते हैं और ये हमारी समुद्री सीमा, यानी समुद्र से लगने वाली हमारी सीमा यह है, या गुजरात तक। तो इस पूरी सीमा को अगर हम लेते हैं तो हमारी जो सीमा होती है, हमारा जो सागर होता है, इससे एक सीधी लाइन खींच ली जाती है। तो सीधी लाइन माना इस तरीके से तटरेखा होगी, तो ये एक ऐसे आधार रेखा खींच ली जाएगी, सीधी रेखा, इसे कहते हैं आधार रेखा। और यह आधार रेखा के अंदर जो जल होता है, इसे कहते हैं आंतरिक जल, इंटरनल वाटर, या जो जल है इसके अंदर, इसे कहते हैं आंतरिक जल। यानी यह इस आधार रेखा के अंदर आ जाता है। कटी फटी रेखा होने के कारण कुछ बाहर कुछ अंदर रह जाएगा जल, तो यह आंतरिक जल हो जाएगा। उसके अलावा फिर इसमें 3 जोन बांटे जाए। मान लिया अगर यह, इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं। मान लिया यह अगर आधार रेखा सीधी है, तो अगर इसके 12 किलोमीटर तक भारत को पूरा अधिकार होगा, इसको कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। तो 12 किलोमीटर तक यह अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, कंटिन्यूअस जोन बोलते हैं। तो आधार रेखा से यह 12 समुद्री मील, ठीक है, मील कौन से? समुद्री मील, जिसे नॉटिकल मील कहते हैं। समुद्र में नापने के लिए अलग मील का प्रयोग होता है, वह होता है 1.8 किलोमीटर का एक मील होता है। तो ये इतने मील का होगा। और उसके बाद आधार रेखा से 24 किलोमीटर आगे तक जो होता है, वहाँ तक भारत को कानून, कुछ अप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, ये सब ही इसे मिलते हैं अधिकार। उसके अलावा जब हम आगे और देखते हैं तो आधार रेखा से और आगे बढ़ते हैं तो 200 समुद्री मील तक, यानी 200 नॉटिकल मील तक
जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है EEZ, EEZ जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये EEZ 200 नॉटिकल मील तक होता है। इसमें क्या क्या अधिकार मिलते हैं? इसमें अधिकार मिलते हैं सागरीय जल जो है, सागरीय यानी सागर से जो जल बनाना है, जल शक्ति जो बनानी है, यानी अगर इसे बिजली पैदा करनी, सागरीय जल से बिजली पैदा भारत कर सकता है 200 नॉटिकल मील आगे तक। सागरीय संसाधन जो हैं, जीव जो हैं उनका सर्वेक्षण कर सकता है, सागरीय यानी जीव जैसे मछली वगैरह हैं और अन्य जीव जो हैं। उसके अलावा सागर में जो संसाधन है उनका सर्वेक्षण कर सकता है। उसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान भी करने की पावर है। और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है, जो प्राकृतिक संसाधन होंगे उनका दोहन भी कर सकता है। इसके बाद जो सागर होता है उसे कहते हैं, यानी इन सबको अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक, जैसे मान लिया यह 200 नॉटिकल मील की लाइन हो गई, तो यहाँ तक भारत को ये सारे EEZ तक, जो EEZ हमने बताया वो उस EEZ तक सारे अधिकार मिलेंगे। उसके आगे जब जाएंगे तो यहाँ अधिकार सब खत्म हो जाएंगे। इसे कहते हैं हाई सी, उच्च समुद्र या उच्च सागर, हाई सी या उच्च सागर बोलेंगे। और इस उच्च सागर वाले क्षेत्र में सबको, सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। चाइना के साथ जो झगड़ा चल रहा है वो इसी को लेके चल रहा है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता है अंक्लोज द्वारा और उसको चाइना मान नहीं रहा है। अंक्लोज समझौता इन्हीं चीज़ों को लेके 1982 में हुआ था दुनिया के देशों के बीच, और दुनिया के देशों के बीच ये समझौता हुआ है था कि भाई जो 200 नॉटिकल मील के आगे जो व्यवस्था है वो सारे देशों के लिए बराबर होगी, किसी का उस पर अधिकार नहीं होगा। लेकिन चाइना कहता है कि दक्षिण चीन सागर मेरा है, मैं जहाँ तक चाहूँगा तहाँ तक अपनी चीज़ों का विस्तार करूँगा, जो मर्जी आएगा वो करूँगा, किसी का व्यापार चलने दूँगा, किसी का व्यापार नहीं चलने दूँगा, ये मुझ पर डिपेंड है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके दिक्कत बनी हुई है। अब आ जाते हैं हम भारत के राज्यों पर। तो भारत में कुल राज्य अगर हम देखते हैं तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, और अगर केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं तो वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो राज्य होते हैं उनका पूरा देश के द्वारा उनका शासन देखा जाता है, राज्य सरकारें वहाँ पे बनती हैं। उसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज़, उन पे केंद्र का सीधा शासन होता है, वहाँ पे राज्य सरकारें नहीं होती हैं। दिल्ली और पुदुचेरी में राज्य सरकारें भी केंद्र शासित प्रदेशों में बनी हैं, क्योंकि वहाँ विधानसभा की स्थापना की गई है। और हमारे पड़ोसी देश जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पड़ोसी देश यह पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो ये इतनी, या यहाँ पे गुजरात से मिलती है, फिर यह राजस्थान से मिलती है, फिर यह पंजाब से मिलती है, और फिर यह जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ पे मिलती है, फिर यह लद्दाख से यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लद्दाख से मिलती है। फिर हमारा दूसरा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, जो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, वो अब सिर्फ 106 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। उसके बाद यह चीन के साथ इतनी बाउंड्री मिलती है लद्दाख के, और इतनी यहाँ पे हिमाचल की, और उसके बाद ये उत्तराखंड की। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश जो है यह नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद यह भूटान हमारा पड़ोसी देश है। फिर यहाँ पे चाइना, इस बॉर्डर पे चाइना, उसके बाद यह म्यांमार, और फिर यह हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा मिलती है। नेपाल भूटान जो हैं, जो 2 देश हैं, वह ये भारत इधर और इधर चीन, इन 2 देशों के बीच में पड़ते हैं, इसलिए इनके अंदर जो आते हैं इनको बफर स्टेट कहते हैं। बफर राज्य वो होते हैं जो 2 महत्वपूर्ण बड़े बड़े देशों के बीच में छोटे छोटे राज्य आते हैं, उनको बफर स्टेट कहते हैं। एक हमारा जो पड़ोसी देश है वह श्रीलंका भी है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत में, यह जो जलसंधि है, जो यह पतले सागर द्वारा अलग होता है, यहाँ पे जो जल है इसे बोलते हैं पाक जलसंधि। तो पाक जलसंधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में है यहाँ पे। और एडम्स ब्रिज यानी आदम का जो पुल है, जिस पे कहा गया प्राचीन कथाओं में, जो पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि श्री राम ने जो पुल बनाया था वो
यहीं पे बनाया था एडम्स ब्रिज। तो यह जो राज्य है, यह कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो हमारे तमिलनाडु और तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका के बीच में यह पुल बना हुआ है। तो पाक की जो खाड़ी है, या चाहे एडम्स ब्रिज है, यह सभी चीज़ें, या पंबन द्वीप कहा जाए, यहाँ पे एक पंबन द्वीप भी है, वहीं पे रामेश्वरम है। और रामेश्वरम की स्थापना श्री राम जी ने की थी लंका पे आक्रमण करते समय। तो उसके अलावा इसके उत्तर में और एडम्स जो ब्रिज है, ब्रिज बीचों बीच में इसे बना हुआ है। इसके उत्तर में यहाँ पे जो देखते हैं, यह पाक की खाड़ी है, और पीछे जो है यह मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा, बीच में जो पुल है और उत्तर में यानी ऊपरी हिस्सा जो है, यह वाला जो हिस्सा है, यह है हमारा पाक की खाड़ी, और दक्षिण वाला हिस्सा जो है, यह है हमारी मन्नार की खाड़ी। आगे देखते हैं, भारत की जो 28 राज्य हैं उनके बारे में हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान के साथ में। तो यह है हमारा राजस्थान राज्य। तो इसके बारे में देखेंगे, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसमें टोटल 33 ज़िले हैं। 33 ज़िले हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और यह टोटल अपने देश के क्षेत्रफल का कुल लगभग 10.41% है। यानी अपने देश का लगभग 10% हिस्सा क्षेत्रफल राजस्थान के पास है। फिर मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, यह हमारा मध्य प्रदेश राज्य है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसमें ज़िलों की संख्या जो है वह 52 ज़िले हैं इसमें, और क्षेत्रफल जो है उसका 3,08,255 किलोमीटर स्क्वायर है। और यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.37% है। तो इसी तरीके से आप लिस्ट देख लीजिएगा कि हमारे देश में कुल कितने राज्य, और कुल 28 राज्यों के बारे में आप डिटेल्ड देख लीजिएगा। और हमारे देश में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो उसमें कितनी क्या व्यवस्था है? तो उसमें अगर हम देखते हैं तो अंडमान निकोबार देख लेते हैं। यह हमारा अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार में कुल 3 ज़िले हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है वह 8,249 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इतने वर्ग किलोमीटर है। फिर देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। तो यह हमारा आ गया चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में देखेंगे तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। उसके अलावा इसमें सिर्फ एक ही ज़िला है, चंडीगढ़ खुद एक ज़िला है, और क्षेत्रफल जो है इसका 114 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर दूसरा देखते हैं दादरा व नागर हवेली और दमन दीव। 26 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा कर दी गई थी कि इनको मिला दिया जाएगा, और इनको मिला दिया गया। दादरा नागर हवेली और दमन दीव ये कई जगह पे फैले हुए हैं। तो दादरा नागर हवेली दमन दीव जो था, इनको मिला के एक में बना दिया गया है। तो अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो राजधानी है वह दमन है। याद रखिएगा, दमन राजधानी है। ज़िलों की संख्या 3 है, और उसके अलावा क्षेत्रफल जो है 603 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल है। दूसरा देखते हैं दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की भी राजधानी है, यह दिल्ली रही। तो दिल्ली में टोटल जो ज़िलों की संख्या है जो पूरी, वह 11 ज़िले दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में शामिल हैं, और 1,483 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल क्षेत्रफल है। उसके अलावा लक्षद्वीप में देख लेते हैं।
तो लक्षद्वीप जो है यहाँ पे एक द्वीपीय राज्य है भारत का, केंद्र शासित प्रदेश। इसकी राजधानी जो है वह है कावर्ती, राजधानी कावर्ती। एक जिला इसमें है और जो 32 किलोमीटर स्क्वायर सिर्फ क्षेत्रफल है, बहुत छोटा है लक्षद्वीप। उसके अलावा देखते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी यहाँ पे है। तो पुदुचेरी जो है उसमें जिलों की उसकी राजधानी जो है वह पुदुचेरी है। राजधानी पुदुचेरी है। जिलों की संख्या 4 है और 492 किलोमीटर स्क्वायर जो है वह इसका क्षेत्रफल है। जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर इधर है, या भी उसी के द्वारा बांट दिया गया था। 26 जनवरी 2020 को घोषणा कर दी गई थी कि जम्मू और कश्मीर जो राज्य था, धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये वाला इधर जम्मू एंड कश्मीर था, यह हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, यह हमारा लद्दाख था। तो ये 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो जो जम्मू और कश्मीर यानी यह वाला जो हमारा हिस्सा है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें इसकी जो राजधानी है वह श्रीनगर भी है और जम्मू भी है। वह क्यों है? जब गर्मी पड़ती तो श्रीनगर, क्योंकि वहाँ ठंडा रहता है। जब ठंडी पड़ती तो जम्मू, क्योंकि वहाँ गर्म रहता है, इसलिए राजधानियाँ बदल दी जाती। जिलों की संख्या जो है इसमें 22 ज़िले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और क्षेत्रफल जो है वह 55,538 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। इसकी राजधानी जो है वह है लेह। लेह जो है वह इसकी राजधानी है। इसमें टोटल 2 ज़िले हैं। उसके अलावा इसका क्षेत्रफल है 1,74,852 वर्ग किलोमीटर। तो यह इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से टोटल भारत में लगभग 734 ज़िले हैं, सारे केंद्र शासित और राज्यों में मिलाकर। अब कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं भारत के बारे में। तो अदर फैक्ट्स देखते हैं। तो देश तो हमने देख ही लिया, 2 नाम दिए हैं हमारे संविधान में, भारत और इंडिया। अन्य नाम अगर देखे जाएं तो हमारे अन्य नाम मिलते हैं हमारे भारत के, आर्यावर्त है। आर्यावर्त के अलावा क्या मिलता है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के अलावा एक मिलता है भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। तो जो 2 नाम भारत के मिलते हैं संविधान में वह है भारत और इंडिया। हमारे देश की राजधानी जो है वह है दिल्ली। तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, नई दिल्ली। राज्यों की संख्या जो है वह है 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह है 8। भौगोलिक स्थिति अगर हम इसकी देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी अगर हम पूरा गोला खींच लें तो यह वाला उत्तर पूर्वी वाला रहेगा। तो इसी में हमारा भारत स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ज्यामितीय आकार अगर देखें तो हमारे देश की जो ज्यामितीय आकार वह चतुष्कोणीय है, यानी इस तरीके से आकार है 4 कोण का, तो इसलिए इसे चतुष्कोणीय कहते हैं। अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखते हैं तो उत्तर में देखते हैं तो हमारा उत्तरीय अक्षांशीय विस्तार मतलब सीधा सीधा, तो यह अक्षांश का विस्तार है। तो 8 अंश और 4 अक्षांश, उत्तरीय अक्षांश से लेके नॉर्थ यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश। तो यह हो गया अक्षांशीय विस्तार। अगर देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेके चलते हैं तो यह है यहाँ से यहाँ तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो यह हो गया हमारा 68 अंश 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से। यह इधर हो गया 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो यह हमारा देशांतरीय विस्तार हो गया। मानक समय अगर हम देखते हैं तो जो मानक समय रेखा मैंने पढ़ाई थी वह थी 82.5 डिग्री।
तो 82.5 डिग्री हमारी पूर्वी देशांतर जो है प्रयागराज के निकट नैनी से जो निकलती है वह ग्रीनविच जो जीएमटी जो मीन टाइम है जो कि लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है उससे 5.5 घंटे आगे है। तो हम जब अपना टाइम मिलाते हैं तो हम देखते हैं उसमें प्लस 5.5 लिखा हुआ होता है। और भौगोलिक विस्तार अगर हम देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण जो है हमारा भौगोलिक विस्तार वह 3214 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ देखते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं चौड़ाई, तो वह है 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा अगर हम इसकी देखते हैं तो 15,200 किलोमीटर। और अगर जलीय सीमा देखते हैं तो 7,516 किलोमीटर। और अगर जलवायु के बारे में देखते हैं, उसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारी जलवायु कैसी है, हमारे देश की जलवायु तो हमारे देश की जो जलवायु है वह है मानसूनी जलवायु हमारे देश में पाई जाती है। उसके कई सारे रीजन हम आगे बात करेंगे जब डिटेल्ड पढ़ेंगे। क्षेत्रफल के बारे में हमने क्षेत्रफल भी देख लिया। हमारे देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यह है हमारे देश का टोटल क्षेत्रफल। विश्व में हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 2.4%। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अपना स्थान देखते हैं तो वह हमारा 7वां स्थान है। पहले हम वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं, हम 7वें स्थान पर हैं दुनिया में क्षेत्र की दृष्टि से। हमारी जो टोटल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी टोटल जनसंख्या थी 1,21,08,54,977। यह कुल दुनिया की 17.5% जनसंख्या हमारे देश में रहती है। यानी दुनिया के 17.5% लोग हमारे देश में ही निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से तो हम लोग चाइना के बाद, यह जो चाइना है यह नंबर 1 है, और इसके बाद जनसंख्या के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं। उसके अलावा पुरुष जनसंख्या अगर देखें तो 62 करोड़ के लगभग है। पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ के लगभग है। महिला जनसंख्या जो है वह 58 करोड़ के लगभग है। ग्रामीण जनसंख्या के बारे में देखते हैं तो हमारे देश की 68.8% जनसंख्या, लगभग 70% हम मान लेते हैं जनसंख्या गाँव में रहती है। और शहरी जो है वह 30% यानी लगभग 31.2% जनसंख्या जो है वह शहरों में निवास करती है। और दशकीय वृद्धि देखते हैं, यानी 10 सालों में जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, जिसे कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हमारी कितनी है, वह है हमारी 17.7%। और लिंगानुपात जो है हमारा, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं उपस्थित हैं, तो वह है 943। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है, यानी 1000 और पुरुषों पे 943 स्त्रियां हमारे देश में हैं। जनसंख्या घनत्व तो देखते हैं, यानी कितनी जनसंख्या घनी बसी है। तो घनत्व जो है वह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी इतने व्यक्ति हर एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं अगर सबको बराबर बांट दिया जाए। तो यह हो गया हमारे देश का जनसंख्या घनत्व। तो इतनी जनसंख्या हमारी घनी बसी हुई है। जब 2001 की जनगणना हुई थी तो उसमें जनसंख्या का जो घनत्व था वह था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन अब हो गया है 382, यानी जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा हो गया है। साक्षरता है जो है हमारे देश में, लोग कितने साक्षर हैं, तो वह है 74%, 74.4 है, 04। और इसमें पुरुष जो साक्षरता है, यानी पुरुष कितने साक्षर हैं, तो वह है 82.14%, यानी 82% लोग पुरुष शिक्षित हैं। और महिलाएं जो हैं 65.46% महिलाएं शिक्षित हैं, यानी महिलाओं की साक्षरता जो है, महिलाएं कम साक्षर हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे देश में अनुसूचित जातियां यानी SC कितने हैं, तो जनसंख्या का कुल 16.6%, यानी लगभग 17% जनसंख्या जो है वह SC जनजाति संख्या में आती है, अनुसूचित जाति में। और ST यानी अनुसूचित जनजाति जब हम देखते हैं
तो अनुसूचित जनजाति जो है कुल जनसंख्या का लगभग 8.6%, कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वह एसटी में आता है, अर्थात अनुसूचित जनजाति में। अगर हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र हमारे देश में कितना है, तो वह है 10.7%, यानी 10% पर्वतीय है। और पहाड़ी क्षेत्र जिसमें छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं, पर्वत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को कहते हैं, उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियाँ, पहाड़ी क्षेत्र जो है 18.6% है। पठारी क्षेत्र अगर देखते हैं तो लगभग 27.7% है। और मैदानी क्षेत्र देखते हैं तो 43% है, यानी सबसे ज़्यादा जो भाग है वह मैदानी है। कर्क रेखा के 8 राज्य हमने देख लिए थे। कर्क रेखा के 8 राज्य इसमें आप देख सकते हैं। जो कर्क रेखा के 8 राज्य हैं यह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो ये 8 राज्य हैं हमारे देश के जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके अलावा हम देखते हैं हमारे देश में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टोटल देखते हैं, यानी जैसे यह है गुजरात पाकिस्तान से लगा हुआ, यानी यह पाकिस्तान से लगा हुआ है, या राजस्थान भी पाकिस्तान से लगा हुआ, पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगा हुआ, और यह लद्दाख पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों से लगा हुआ। उसके अलावा लद्दाख या चाइना से लगा हुआ, या उत्तराखंड लगा हुआ चाइना से, और यह हिमाचल प्रदेश चाइना से लगा हुआ। फिर हमारा यूपी जो है यह नेपाल से लगा हुआ। तो इस तरीके से बाउंड्री पे जो हैं टोटल राज्य और केंद्र शासित दोनों मिला के टोटल 18 जो राज्य हैं वह दूसरे देशों से सीमा बनाते हैं। और हमारे देश में जो तेल शोधनशालाएँ हैं उनकी संख्या 23 है। 23 तेल शोधनशालाएँ हैं जो तेल को साफ़ करती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वह 599 लगभग 600 है। और राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा बड़े जो बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाहों को छोड़ दिया जाए तो टोटल 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं। राष्ट्रीय पशु अगर हम देखते हैं तो वह बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। उसके अलावा राष्ट्रीय विरासत पशु अगर देखते हैं तो वह हाथी है। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी। राष्ट्रीय पक्षी अगर देखते हैं तो पक्षी क्या है? मोर है। अगर राष्ट्रीय वृक्ष देखते हैं तो वह है बरगद का वृक्ष। बरगद का जो पेड़ है वह राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल देखते हैं, राष्ट्रीय फूल कौन सा है तो वह है कमल का फूल। उसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं तो वह है अशोक का स्तंभ। अशोक का स्तंभ जिस पर 3 शेर छपे हुए हैं तो वह है अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय गान जब देखते हैं तो वह है जनगण मन। जनगण मन। उसके राष्ट्रीय गीत देखते हैं तो वंदे मातरम है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम। तो यह राष्ट्रीय गीत। राजभाषा हमारी हिंदी है और इसके साथ साथ सहभाषा जो है वह भी राष्ट्रभाषा की, राजभाषा की जो सहभाषा है वह अंग्रेजी है अनिश्चित काल के लिए। और उसके अलावा राष्ट्रीय जो लिपि है जिसमें लिखा जाता है वह है राष्ट्रीय लिपि हमारी देवनागरी। देवनागरी हमारी राष्ट्रीय लिपि है। उसके अलावा अगर राष्ट्रीय वाक्य देखते हैं तो राष्ट्रीय वाक्य मुंडकोपनिषद, उपनिषद जो होते हैं उनमें से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। उसी में से लाइन ली गई है सत्यमेव जयते। बहुत बार पूछा जा चुका है कि मुंडक उपनिषद से कौन सा शब्द लिया गया, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया हुआ है, तो वह लिख सकते हैं सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज जो है वह हमारा तिरंगा झंडा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा। राष्ट्रीय नदी जो है वह गंगा है हमारी। और उसके अलावा राष्ट्रीय जलीय जीव और जल के रहने वाला, अंदर रहने वाला जो जलीय जीव राष्ट्रीय देखा जाए तो वह गंगा वाली डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली होती है तो वह है डॉल्फिन। तो इस तरीके से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने ख़त्म कर लिया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में
अब एक एक टॉपिक पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।